एक टाइम था जब कनाडा में वीज़ा सक्सेस रेट इतना था कि वीक प्रोफाइल्स को भी इजीली वीज़ा मिल जाता था। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ, जो मोर देन 50% इस टाइम पे रिजेक्शन रेट चल रहा है। सो वीज़ा सक्सेस रेट कम हो गया। सो आज के वीडियो में दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। एक तो आईआरसीसी की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर टाइमलाइन आई है वीज़ा प्रोसेसिंग की, उसको लेके, और साथ में वीज़ा रिजेक्शन को कैसे कम किया जाए, क्या उसका कारण है, कितना वीज़ा रिजेक्ट हुआ है स्पेशली फॉर टीयर बी एप्लीकेंट्स, और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए जिससे आपका वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसको उन तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कनाडा में बसने का ड्रीम रखते हैं। और इसी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना अगर ब्रीफ में ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आप लोगों को ओवरव्यू दूं आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जो इस टाइम पे टीआरबी एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है आउटसाइड कनाडा, स्पेशली इंडिया को लेके टाइम कम हुआ है, लेकिन इनसाइड कनाडा टाइम बहुत बड़ा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, महीना 2 महीने के करीब पहले से टाइम बड़ा देखने को मिला है। तो शुरुआत करते हैं स्टडी परमिट से। इंडिया से अप्लाई किया 9 वीक्स का टाइम ले रहा है, जो पहले से 1 हफ्ता कम हो गया है। अगर आपने इनसाइड कनाडा डाला है 3 वीक्स का टाइम है, कोई चेंज नहीं आया। अगर आपने एक्सटेंशन डाला उसमें 30 डेज की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 133 डेज से ये बढ़ के 163 डेज हो गया है। सो इस टाइम पे एक्सटेंशन वालों को बहुत वेट करना पड़ेगा। और अगर वर्क परमिट की बात करें, इसमें गुड न्यूज़ है क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम कम हो गया अगर इंडिया से अप्लाई किया। इस टाइम पे 18 वीक्स का टाइम लग रहा है। अगर आपने इनसाइड कनाडा वर्क परमिट डाला है, चाहे फर्स्ट टाइम डाला हो एक्सटेंशन डाला हो, 201 डेज लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। 50 डेज एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक टाइम ज़्यादा हो गया है। विजिटर वीजा की बात करें, अगर इंडिया से अप्लाई किया कोई चेंज नहीं आया, 18 डेज का टाइम लग रहा है, जैसे पिछले हफ्ते था वही इस हफ्ते है। लेकिन अगर विजिटर वीजा इनसाइड कनाडा फर्स्ट टाइम डाला है, सिर्फ 1 दिन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उल्टा ये टाइम 7 दिन कम हो गया है अगर विजिटर वीजा का एक्सटेंशन डाला है। इस टाइम पे 133 डेज लग रहे हैं, जो लास्ट वीक 140 डेज था। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज कनाडा का वीजा सक्सेस रेट। गाइस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है सिस्टम, जैसे जिसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, जितनी कनाडा इनसाइड प्रॉब्लम्स आ रही है, माइग्रेशन को कम करने की स्ट्रैटेजीज बन रही है। सो उसके लिए टीआरबी का नंबर तो कम करने की बात है ही है, वीजा प्रोसेसिंग में भी टाइम देखने को ज़्यादा मिला है। और अगर बात करें जो वीजा इशू होने हैं उनका नंबर भी कम हुआ है, क्योंकि कनाडा का पर्पस क्या है कि हाउसिंग क्राइसिस कम करना, वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज बेटर करना। लेकिन हाउसिंग क्राइसिस कम करते करते मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेबर क्राइसिस होने के चांसेस है, क्योंकि वहां पर स्किल्ड पीपल नहीं मिलेंगे। माइग्रेंट्स होते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स का काम करते हैं, उसी के साथ इकोनॉमी को हिट होएगा डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली कनाडा की रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी के साथ यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेजेस हैं, जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, उनको रेवेन्यू के रिगार्डिंग चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लोकल बिजनेसेस सफर कर सकते हैं। तो ये तो फायदे और नुकसान रहते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीजों के लिए तैयार होना है, आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको बताऊं, जो इस टाइम पे रिजेक्शन रेट है दैट इज 2.35 मिलियन जो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा एप्लीकेशंस है ओवरऑल रिजेक्ट हुई हैं। इसमें सबसे मेजर हिट गया है विजिटर वीजा वालों को, 1.95 मिलियंस। स्टडी परमिट वालों की बात करें, 2,90,317 वर्कर्स, आपके लिए भी काफी बैड न्यूज है। 1,15,000 के करीब जो वीजा एप्लीकेशन हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। तो मैंने आपको रिजेक्शन की बात की है, जो नंबर सामने आया है, लेकिन इसके साथ आप क्या करें कि आपका अगर ड्रीम है कनाडा में बसने का, अगर आप कनाडा के सिवा कोई और कंट्री को ऑल्टरनेट नहीं देख रहे, तो आपको अपना प्रोफाइल कैसे रेडी करना है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं गाइस, आपके अकेडमिक्स इस टाइम पे स्ट्रांग होने चाहिए। ये नहीं वीक प्रोफाइल है, वीक अकेडमिक्स है, आपके मार्क्स कम है, चाहे वो +2 में मार्क्स हो, ग्रेजुएशन में हो, या आपका आइल्स का स्कोर कम हो,
तो इस केस में हम सजेस्ट नहीं करते कि आप अप्लाई करें। सबसे पहले एकेडमिक स्कोर्स कम है तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर रीअपेयर किसी में हो सकता है रिसेंट पास आउट है तब भी बात है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम जो आपके एकेडमिक है वो लाइफलाइन का काम करते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप किसी बेटर प्रोग्राम में अप्लाई करें। रादर देन अप्लाइंग फॉर डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स, यू मस्ट बी अप्लाइंग फॉर डिग्री प्रोग्राम्स। ये आपके लिए बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ना ही आपको सिर्फ पीजीडब्ल्यूपी में फायदा मिलेगा, लेकिन पीआर में भी इसके पॉइंट्स ज्यादा एड ऑन हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए ड्रीम रख रहे हैं कनाडा, तो डिग्री प्रोग्राम को प्रेफर कीजिए रादर देन डिप्लोमा, अगर आपके एकेडमिक्स वीक है। दूसरा, साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया, लैंग्वेज स्कोर पे फोकस कीजिए। ये तो आप रिपीट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इनकेस अगर आपके स्कोर कम आते हैं, कम स्कोर के साथ अप्लाई करने की बजाय पहले अपनी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कीजिए, उसके बाद उसमें उस नए स्कोर के साथ जिसमें बेटर स्कोर है आपका, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो दिन गए जब आप सिर्फ जीआईसी जमा करवाते थे, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं होता था। इस टाइम पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी प्रॉपर चेक हो रही है, क्योंकि जब हम नॉन एसडीएस में आ गए हैं जितनी भी कंट्रीज थी, तो इस केस में फाइनेंशियल्स आपके कितने हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके स्पॉन्सर का कितना है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगी, आपके प्रोफाइल के साथ साथ आपके पेरेंट्स का प्रोफाइल भी जा रहा है, तो इसको कोशिश कीजिए जितना स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग रखिए। अगर आपके पेरेंट्स आईटीआर नहीं बढ़ रहे तो मेरी यही सजेशन है कि वो उनको बोलो कि आईटीआर अपनी जरूर बढ़े, सेविंग अकाउंट में अपना बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रखें। तो जितना स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स स्टेटमेंट आपका रहेगा, उतने ही आपके फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस, जब हम अप्लाई करते हैं ना, सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती, बड़ी चीजें मैटर करती हैं। इसके अलावा आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो, आपका पर्पस क्लियर रिटन वर्ड्स में होना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे बोल के नहीं बता रहे, आपने एक लेटर लिखी है, उसके माध्यम से आप एम्बेसी ऑफिसर को बता रहे हो। तो इसमें आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत बनता है। आपका पर्पस क्या है वहां जाने का, पढ़ के आप क्या स्किल्स लर्न करोगे और वो स्किल्स आपके फ्यूचर में क्या एड ऑन वैल्यू करेंगी। उसके बाद आप वापस आ रहे हो अपनी कंट्री में, तो हम यूजुअली ये चीज मेंशन करते हैं, तो उसमें आप कौन सी स्किल्स वहां से गेन करके यहाँ पे यूटिलाइज करोगे, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, सभी चीजों को आपने मेंशन करना है। सेम इज द केस फॉर विजिटर वीजा। अगर विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग रीजन है तभी अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। ये नहीं कि हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, घूमने जाने के लिए भी आपके पास सॉलिड प्लान होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री है तो बेटर है, अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की। दूसरा, हाँ, अगर आपके बच्चे वहां पे हैं, आप या किसी और रीजन के साथ अपने किसी रिलेटिव को जो स्ट्रॉन्ग रीजन है उनको मिलने जाना चाह रहे हो, तो ओके है, उनसे प्रॉपर इन्विटेशन लेटर लीजिए, फिर प्लान कीजिए। अब वो चीज़ नहीं है कि हमने कहीं नहीं घूमा तो फर्स्ट टाइम कनाडा जा रहे हैं और कोई रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ पे, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो वीज़ा आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव है। मैं ये नहीं कह रही कि वीज़ा नहीं आएगा, बट मैं आपको ये समझा रही हूँ आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वर्कर्स या स्पाउस जो अप्लाई करते हैं, आप भी अगर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जितने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं वो आप जरूर शो कीजिए। अगर स्पाउस का केस है, जैसे मैंने बताया कि स्पाउस के साथ आपका कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो चाहे इमोशनल है या आपका रिलेशनशिप है कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितने देर से है, वो सारी चीजें एविडेंस में होनी चाहिए, तब वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज, होपफुली इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा है आपको। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारी तरफ से ऑन टाइम आती रहती हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑन टाइम पता चल जाए। अब इसको व्यू कर लें, क्योंकि इस टाइम पे कनाडा का सिस्टम चाहे कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन रखना, अपनी प्रोफाइल को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगली वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।